साथ हमारे पास में बात कही गई कि साहब हमने बहुत कुछ दिया मुसलमानों को, यहाँ 800 साल आपकी जो हुकूमत है, जिसके बाद में ये बात पता चलती है कि आपका डॉलर और रुपया बराबर थे, $1 $1 के बराबर था। यहाँ GDP 23% थी। वो कम्युनिटी जिसके सर पे ताज थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि वो सबसे लोएस्ट कम्युनिटी, लोअर कैटेगरी में कम्युनिटी चली गई। किसकी हुकूमत थी इस दौरान में? सवाल ये है, हमको बहुत खुले इससे एनालिसिस करना चाहिए। तो सवाल हमको इस पर गौर करना चाहिए। और हम आज भी जो हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट महाविकास आघाड़ी सरकार है, हम उनसे भी यही कहते हैं। माइनॉरिटी डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हम अभी अपने कम्युनिटी को अवेयरनेस करने की बात नहीं कर रहे, जब वो मौका आएगा वो भी करेंगे। इस वक्त हम गवर्नमेंट से कुछ अपनी डिमांड्स चाहते हैं, और ये माल्टी कृति समिति जो बनाई गई, इसके पीछे मकसद भी वो है कि हमारी आवाज वहां तक के पहुंचे। ये इस मुल्क में जहां पर आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, ये बात कही गई है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम कामयाब उसी वक्त है जब वहां की माइनॉरिटी सक्सेसफुल है। अगर वहां की माइनॉरिटी नाराज है तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा, ये इस बात की अलामत है। यही बात हमने हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब से कही थी जब हमने उनसे मुलाकात की। तो आप देखिए कि कम्युनिटी का क्या हाल है। 4700 करोड़ का बजट अनाउंस किया जाता है और बाद में कहा जाता है कि सब 31% बजट यूज में आता है। आप यहां पर आप देखें तो 500 करोड़ रुपया हमारे सरकार ने दिया, और पिछले साल कहा कि साहब नहीं, वो बजट यूटिलाइज नहीं हो सका, अब अगले साल उसको हम यूटिलाइज करेंगे। 8000 करोड़ का बजट हमारे सोशल वेलफेयर का है, आदिवासियों का है, और ज्यादा दीजिए उनको। लेकिन माइनॉरिटी को जिस ऑटो के ऊपर आप चुन के आते हैं, मैं यहां पर जिम्मेदार मौजूद है, मैं उनसे कह रहा हूं, आप प्रेशर ग्रुप बनिए, एक्ट कीजिए, बस हो गया। आप कब तक के बैठेंगे? आप कब तक ऐसे बैठेंगे? ना आप माइनॉरिटी 19% हमारे महाराष्ट्र की, और 500 करोड़ का बजट दिया जाता है। मजाक है आपके साथ में। और उसके बाद में ये पोजीशन है कि हमारे डिप्टी का यहाँ पे बैठे हैं हमारे जिम्मेदारान, यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं है माइनॉरिटी के लिए, कि कोई ऑफिस नहीं है। एक टीचर उर्दू मीडियम के वहां पे बैठी हुई माइनॉरिटी के नाम पे। आप इस तरह से करें तो कैसे करें साहब? अभ्यंकर साहब से मुलाकात की, अपना दर्द बयान किया, हमने कहा कि साहब ये सारी पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे साथ में स्टाफ नहीं है। अब आप बोलिए कैबिनेट रैंकिंग एक मजाक है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मजाक। गुस्सा आता है, क्या हो रहा है ये? आपने जो तो ये सारी चीजें की, अब मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। ऐसे ही अगर ये सिस्टम है, अगर आपका माइनॉरिटी का कैबिनेट रैंकिंग का ऑफिसर, वो आपको माइनॉरिटी का ऑफिसर अगर नहीं मिलता, तो आप क्या उम्मीद करें और कैसे डेवलप करें? एक बना दिया आपने खाली बताने के लिए, नहीं साहब हम माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं, कुछ दिन भी मना रहे हैं। अभी तो बात आई कि माइनॉरिटी डे के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। अब ये सारी चीजें हैं। मुझे खुशी हुई कि नौजवान यहाँ पे बड़े पैमाने पे मौजूद हैं। आपको इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अपने पार्टी पॉलिटिक्स को बाजू रखिए, खुदा के वास्ते। आप कर रहे हैं काम, वो पॉलिटिक्स यहां पर मत लाइए। ये अगर आप वाकई में चाहते हैं, कुरान की आयत मैंने आपके सामने पेश की, इसमें बात कही सूरह यासीन की, उसने उस मर्द मुजाहिद की बात की गई जिसको मार दिया गया। उसने अपने मिल्लत के लिए काम किया। जब वो गिरता है तो कुरान ने वो नक्शा पेश किया, काला या लैता कौमी यालमून। वो कहता है कि काश कि मेरी कौम जानती। यानी वो मर रहा है, उसको मारा जा रहा है उसकी कम्युनिटी की वजह से, लेकिन उसको दर्द यह है कि मेरी कौम जान जाती, या मेरी मिल्लत जाग जाती। इस मिल्लत का दर्द, इसका एहसास जो बाजी ने कहा कि आप जो उस आकर के देखिए, वो कम्युनिटी आज किस हालत में जिंदा है, किस हालत में वो लड़ रही है, किस हालत में ये कोशिश कर रही है। उसके लिए हम वाकई में क्या कर रहे हैं? पोस्ट और पद लेकर के बड़े बड़े हम भी जमात जिम्मेदार बोल करके खाली घूम रहे हैं, यहां से वहां तक। अफसोस और तकलीफ होती है। तो जरूरत इस बात की है कि जो हमारे बच्चों ने सोचा, अच्छा है कि सब लोग मिलकर के काम करें। नागरिक सुविधा के तहत हमने भी एक विभाग बनाया और कोशिश की कि गवर्नमेंट तक भी अपनी बात का रखे। हमने ये भी कहा कि साहब हम सिर्फ डिमांड के लिए नहीं आ रहे, हमने कोविड के वक्त भी और बाद में भी इस बात की कोशिश की कि साहब जब भी जरूरत पड़ती है तो हम खड़े हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम डिमांड करेंगे, आप हमको बताइए। इसी तरीके से प्रेशर ग्रुप्स, ये हम समझते हैं जरूरी है। महाराष्ट्र अवामी कमेटी, मुस्लिम अवामी कमेटी काम कर रही है, बड़ा रिजर्वेशन का मोर्चा लिया हमने। रिजर्वेशन हम ये समझते हैं कि उसको हम रिप्रेजेंटेशन की हैसियत में नहीं मांग रहे। रिजर्वेशन बोल करके एक भीख और ये इस तरह से बात आ गई। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है साहब, हमारा राइट है, कम्युनिटी राइट है साहब। हमने तो उसके लिए डिमांड की थी कि उसमें प्रोविजन इस तरह से हो कि सरकार में बराबर की भागीदारी हो, 15% के हवाले से या 19% के हवाले से। चलिए वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अब ये वापस आकर के 4% पे आ गया, तो उसका मामला देखिए आप क्या है। तो ये सारे इश्यूज हैं, हम ये समझते हैं। पॉइंट्स में रख देता हूं क्योंकि मौका नहीं है कि तफसील में जाए। हमारे पास में उसकी रीजनिंग अगर आप देखें तो शासकीय जो व्यवस्था है, दूसरी माइनॉरिटी के ऑफिसर्स नहीं है, इस तरफ भी बात है। तीसरे ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, स्कीम्स हमको मालूम नहीं। अभ्यंकर साहब कह रहे थे कि साहब लोग आते नहीं हमारे पास, और हम जो तो राइट्स देने के लिए बैठे। मैंने उनसे कहा कि साहब लोगों को मालूम ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं।
भाई आप लड़ रहे हैं माइनॉरिटी के हक के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कम्युनिटी फायदा उठाती है उनको मालूम ही नहीं है। भाई हमारे जैसे लोगों को नहीं मालूम है तो कम्युनिटी का तो छोड़ दीजिए मैंने कहा। तो ये चीज़ है, टू मच पेपर वर्क है कई जगह पे। तो जरूरत इस बात की है कि हम प्रेशर ग्रुप्स के तौर पे एक्ट करें। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं हमारे पास, माशाल्लाह से चीज़ डेवलप हो रही है। इलियास किरमानी साहब मौजूद है। हमने इस बात की कोशिश की कि अक्रॉस द पार्टीज, आप पार्टी से ऊपर उठ के हट के कुछ अपने कुछ कॉमन कॉज के लिए उठें, आवाज उठाएं कि साहब ये तकलीफ है। और बहुत अच्छी बात है कि नौजवान इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एक अहम चीज़ है, हम ये समझते हैं। इसी तरीके से हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास इसके अंदर आ गया है। खुशी होती है सरताज शाकिर साहब को, सरताज साहब को, सलीम साहब को और ऐसे लोगों को यहाँ मैं देख रहा हूँ। हमारा ये बाज़ाब्ता है कि राय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो रिजर्वेशन की बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं रिजर्वेशन सिर्फ पेड लोगों के नौकरी के लिए नहीं मांग रहा, मैं ये चाहता हूं कि एक इंटेलेक्चुअल क्लास डेवलप हो जो इस कम्युनिटी को लीड करे। तो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग आए, साथ में मिलजुल करके काम करें, हम ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। मार्टी को मैं सिर्फ इतनी ये बात कहना चाहूँगा कि इस बात की कोशिश कीजिए कि ये हमारी कोई दुकानदारी ना हो, या हमारा कोई लेबल ना हो, इससे हम कोई अपना फ़ायदा ना उठाए। वाकई में आप कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, लोग आज प्यासे हैं, लोग परेशान हाल है, उनको उस लिहाज से मदद कीजिए। वो फेम और वो सारी चीज़ों से हट करके पूरे इखलास के साथ अपने मकसद को सामने रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इसके अच्छे से रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये बात कही किसी ने कि सम पीपल लुक फॉर ब्यूटीफुल प्लेस, अदर मेक प्लेस ब्यूटीफुल। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये मुल्क है ये एक बहुत बेहतरीन, यहाँ पर सारी चीज़ें, पूरी चीज़ें मौजूद है, इसको अच्छा बनाने के लिए हम अपने से जो हो सकता है हम सब मिलजुल करके कोशिश करें। आखिर कितना बजट आता वापिस चले जाता, क्योंकि उनको क्यों फिक्र नहीं है? फिक्र तो आपको है, फिक्र हमको है, हमको फिक्र नहीं है तो उनको फिक्र क्यों रहेंगी? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा वो हुआ, ये जो माटी बनी। यही मेरी यही ख्वाहिश है कि केजी से पीजी तक फ्री तालीम हो माइनॉरिटीज़ की। और माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है आपको तो मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं दो लफ्ज़ों में सीधा आपको बता रहा हूँ। आज़ादी के बाद से हमारा क्या हाल है, आपको दूसरी तरफ ही उलझा के रखे। आपको मस्जिद मंदिर के नाम पे, आपको 3 तलाक के नाम पे, पर्सनल लॉ के नाम पे, आपको अजानों के नाम पे, हिजाब के नाम पे, आपको वहाँ उलझा के रखे। आपका जहन इधर है इतनी का। तो मेरा ये बोलना है कि हमने उधर ध्यान देना नहीं है, हमको तालीम की तरफ ध्यान देना है। हमको आगे किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से हमारी कौम की हमारी तरक्की होना है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसकी हमको कोई फिक्र की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ज़रूर हम हर तरीक़े से इस टीम के साथ रहेंगे। बस मैं 2 लफ्ज़ आप लोगों को यही बताने के वास्ते आया हूँ कि इसकी कोई फ़िक्र की बात नहीं है। मगर याद रखो, तुम फिक्र करेंगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएंगी, तुम घर में बैठ के फिक्र करेंगे तो तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद नहीं आएंगी। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने ये नौजवानों को खड़े किया, जो इंशाअल्लाह आगे हर मुसलमानों के मसाइल है, मुसलमानों को जो गवर्नमेंट की स्कीम है उन तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने का। कि कुरान में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो और गमगीन ना हो। तो ये जो 3 बातें हैं, इन 3 बातों को हमें ये जहन में रखते हुए हमारी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर हमें गाइडेंस दिया गया है तालीम के ताल्लुक़ से और अपने हुकूक़ के ताल्लुक़ से, उस बात का ख्याल रखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि हमें बार बार जो डिमांड करने की ज़रूरत पड़ती है, उससे बेहतर ये है कि हम अपनी नुमाइंदगी को आगे बढ़ाएँ। जैसे ये बिल्स पास होते हैं, ये माइनॉरिटी के लिए जो बजट्स पास होते हैं और उनका जो इस्तेमाल करना होता है, तो 2 तरह से नुमाइंदगी की बहुत सख्त ज़रूरत है। पहली ज़रूरत मैं मानता हूँ वो है ब्यूरोक्रेसी में। इसके पहले मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने ये ज़ोर दिया कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा ज़रूरत है हमें ब्यूरोक्रेसी में हमारा हिस्सेदारी हो। और अगर ब्यूरोक्रेसी में हमारी हिस्सेदारी होती है तो वो टिल रिटायरमेंट 60-65 साल की उम्र तक जब तक वो लोग होते हैं वो काम कर पाते हैं। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। दूसरा, सियासत से तो परे हो नहीं सकते हैं, क्यों तो हमारा मुल्क जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। इस वजह से हमने अब तक जो नुमाइंदगी हमारी चुनी है, जैसे हमारे पास महाराष्ट्र में जो असेंबली है वो 288 सीट्स रखती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ MLAs हमारे पास जो रहे हैं वो 11 रहे हैं आज तक के 1962 से, जब से महाराष्ट्र बना है तब से। तो इसकी बहुत ज़्यादा मुझे एक फ़िक्र रहती है कि हमारी आबादी के हिसाब से अगर हम हिस्सेदारी मांगेंगे तो कम से कम 30 MLAs मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से चुनकर आना चाहिए। इस बात पर भी ज़ोर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी उसी के बाद हम अपने हुकूक़ हासिल कर सकेंगे। अगर हम अपने हक़ के लिए बार बार आवाज़ उठाते रहें, डिमांड्स करते रहें, मांगते रहें, उसके बावजूद अगर आपको हक़ नहीं मिल रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारी कमी कहाँ पर है। तो बेहतर यह है कि हम नुमाइंदगी को बढ़ाएँ, तालीम को बढ़ाएँ, ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा लें
तो उसके बाद ही शायद इंशाल्लाह हमारे मसाइल हल होंगे। आप तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना अच्छा और ख़ूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया है। इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स में हम ये गुफ्तगू करते रहेंगे ताकि हम अपने आप को झिंझोड़ सके, पूछ सके, सवाल कर सके। अल्लाह हाफ़िज़। से मार्टी के तमाम, फिर साजिद भाई, अज़हर भाई, हमारे मुख्तार भाई, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्तलिफ़ लोगों की बातें यहाँ पर हुई, अक़लियतों से रिलेटेड, अक़लियतों को क्या होना चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें मैं रिपीट तो नहीं करूँगा। लेकिन एक बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने जब 2019 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक शपथ पत्र बना था कि उस शपथ पत्र में ये बात भी लिखी गई थी कि अक़लियतों के लिए, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए बार्टी और सारथी की तर्ज पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई जाएंगी। वो आज भी उस आघाड़ी के हमारे शपथनामे में मौजूद है। तो मुझे ऐसा लगता है जब शपथनामे में हमारे वो है तो जल्द ही वो इस मोमेंट की वजह से जल्दी वो चीज़ हो जाएगी। इलियास किरमानी साहब ने कहा कि केजी से पीजी तक एजुकेशन जो है फ्री होना चाहिए। फिर वापस मैं वो शपथनामे के ऊपर जाता हूं। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो शपथनामा है उसके अंदर ये लिखा है 2019 का कि हमारी जब भी गवर्नमेंट यहां आएगी तो हम लोग केजी टू पीजी जो एजुकेशन है वो फ्री करेंगे। तो तमाम जो चीजें हैं कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उसके जितने भी अलाइज हैं, इन तमाम पार्टियों ने सोचा था और वो सोच भी रहे हैं। अक़लियती शोबे को कायम करने वाला स्टेट ये महाराष्ट्र पहला है। मुझे ऐसा लगता उस वक्त विलासराव देशमुख साहब मिनिस्टर थे जब नया अक़लियती डिपार्टमेंट खोलने का जब केंद्र ने वो बताया कि हर स्टेट के अंदर अक़लियती शोबा या अक़लियती डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का होना चाहिए, तो महाराष्ट्र पहला स्टेट था जिसने अक़लियती शोबे, अक़लियती डिपार्टमेंट को यहाँ कायम किया था। तो ज़्यादा वक्त तो मुझे यहाँ पर लेना नहीं है, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। तो मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा, आपको अगर कोई चीज़ लेना है तो आपको पहले लड़ना पड़ेगा। लड़ाई पढ़ाई करने के बाद ही सही हो सकती है। बगैर पढ़ाई के अगर आप लड़ाई करोगे तो आप हार जाओगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि आपको पढ़ाई, और सबसे पहले अगर कुरान शरीफ की कोई आयत नाजिल हुई तो वो इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी पढ़ो। जब हमारा कुरान अगर हमको कहता है कि आपको पढ़ना है और उसी चीज़ में हम लोग पीछे रहते हैं, जितना हम लोग पढ़ोगे ज़रूर कामयाबी और कामरानी हमारे पीछे पीछे घूमेगी। मेरे दोस्त तुकाराम मुंडे जो बहुत ज़्यादा फेमस IAS ऑफिसर है, तो उनसे मैंने एक दिन बात की, मेरा क्लासमेट है वो। यार तुकाराम, ये कम्युनिटी जो है हमारी, इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या करना चाहिए? तो वो IAS उसने मुझे कहा, देखो डॉक्टर एक काम करना, बोले इनको पहले पढ़ाई कराओ, बोले पढ़ाई के बाद इनको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज सिखाओ, बोले क्योंकि ये वो कौम है बोले जो कुरान शरीफ पूरा याद बाय हार्ट करती है। बोले इनके लिए कोई भी पढ़ाई छोटी होती है। बोले हम लोगों के लिए सबसे हार्ड होती है बोले ये सब चीज़ें। कुरान शरीफ याद करने वाली कौम आज इस मुल्क के अंदर IAS IPS आला से आला ऑफिसर दे सकती है बोले, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे खुद की अहमियत। खुद की अहमियत जिस दिन समझ जाएंगे तो ये दुनिया हमारे कदमों में रहेगी और हम लोग फिर वही अपने 800 साल वाली चीज़ों में आ जाएंगे। तो पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो गवर्नमेंट है, कादरी साहब ने कहा, वाजिद कादरी साहब ने, कि ये गवर्नमेंट ये कमिटीज़ और ये तमाम चीज़ें नहीं कायम कर रही है। मैं आपसे वादा करूँगा
कि अल्पसंख्यक मंत्री जो है एक बहुत ही एजुकेटेड बोलेंगे जिसको पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, ऐसे नवाब मलिक साहब है और कमाल साहब उनके बहुत करीबी दोस्त है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई औरंगाबाद से रिलेटेड माइनॉरिटी के इश्यूज है या स्टेट के ये हल नहीं होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। और माइनॉरिटी मिनिस्टर है सरताज भाई के हमारे साथी सत्तार भाई भी, तो ज़रूर वो भी माइनॉरिटी के इश्यूज़ के लिए लड़ते रहेंगे। और हम लोग बीइंग कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना अक़लियतों के फलाह और बहबूदी के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जहाँ तक के अभी पाटिल साहब के गुफ्तगू में भी बात आई और दीगर हमारे सलीम साहब ने भी इस बात को रखा है, मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ मुख्तसर वक्त में। वो ये है कि जिस तरह से बाबा साहेब रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर SC और ST के जो तलबा तालिबात होते हैं, उसी तरह से महाज्योति है, उसी तरह से जो है साटी है। तो इस नहज पर मुसलमान तलबा तालिबात के लिए, मुसलमान नौजवानों के लिए इस नहज पर एक इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर मुकम्मल तौर पर इन बच्चों को तालीमी रहनुमाई मिले और करियर बेस्ड उनकी तरबियत हो। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम OBC के लिए ना हो, बल्कि मुकम्मल तौर पर मुस्लिम समाज के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाया जाए। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, इसमें ख़ास तौर पे हमको तवज्जो इस बारे में देनी चाहिए। मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ मार्टी कुर्ती समिति के ज़िम्मेदारान को और उनके लिए दुआ गो भी हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला इन नौजवानों को किसी की नज़र न लगे और एक मकसद के तहत जो ये शुरू हुए हैं और एक मकसद को लेकर के चले हैं, इस मकसद में कामयाबी अल्लाह ताला उन्हें दे। तो अब सबसे अहम बात जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि जो सूरह बकरा में हमको ये हिदायत दी गई है कि हमको पैदा किस लिए किया गया, खिलाफत के लिए, खलीफा बनाया गया है। तो खलीफा क्या है? ये सारी चीज़ों का व्यवस्थापन, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट जिसको कहेंगे, वो एक सिस्टम के तहत आप लाएं और उसी सिस्टम को नाफिज करने के लिए हमको आपको खलीफा बनाया गया, इंसानों को खलीफा बनाया गया, मुसलमानों को खलीफा बनाया गया। तो इस सिस्टम को लागू करना, उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने नफ्स को पहचानें और जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो जाहिर बात है कि आज मैं एजुकेशन की हद तक ही आपको दूंगा कि एक तालीम तो हो। अब वो बड़े लंबे भाषण अभी तक हमने सुना है तालीम की अहमियत और इफादियत, लेकिन आज की सूरत हाल में जो हम तालीम हासिल करने वाले हैं वो तालीम मबनी बर स्किल, यानी स्किल पर मबनी हो, सलाहियतों पर मबनी हो कि हम अपने अंदर जो सलाहियतें हैं, हम अपने सलाहियतों की बुनियाद पर इस देश के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हमारा योगदान क्या हो सकता है। तो इसको अगर हम देखें कि भाई प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ाएं इस देश की और हम इस देश का एक अहम हिस्सा कैसे बने, इस पर हमको गौर करने की ज़रूरत है। जी शासकीय खाते त्याच्यामध्ये आपले लोक आले पाहिजेत, केंद्रीय सेवेमध्ये गेले पाहिजेत, राज्य सेवेमध्ये आले पाहिजेत आणि हे सगळे येऊन उपयोग नाहीये। फक्त जे येतात आहेत त्यांनी आपली समाजाप्रतीची जी बांधिलकी आहे त्याचा विचार करून आपण आपल्या समाजामध्ये तो निर्णय घेतला पाहिजे। मला जेव्हा काल इन्व्हिटेशन द्यायला आलं होतं तेव्हा म्हटलं हे ठीक आहे, अल्पसंख्याक दिवसाचं मी उद्घाटन आहे, माझा सत्कार होईल वगैरे वगैरे, मी 2 शब्द बोलेन, पण मी इंटरेस्टेड आहे, मी जोपर्यंत औरंगाबाद शहरात कार्यरत आहे तोपर्यंत, की आपले जे तरुण युवा पिढी जे आहे, म्हणजे प्रशासनाचं MPSCचं असून दे, UPSCचं असून दे, शिक्षण तुम्ही जर आता चेक केलं मला तर 8वीचं समजा वर्गातली मुलं बसवली तुम्ही त्यांना 8वीचं शिकवू शकतो। कारण याचं कारण एकच आहे की मी आयुष्यभर विद्यार्थी आहे, जोपर्यंत रिटायर होईल, जोपर्यंत जगेल तोपर्यंत मी विद्यार्थीच असणार आहे। मला मी शिकतोय, आता सुद्धा मी आलो औरंगाबाद मध्ये, मी स्वतः अलिफ बे पे ते शिकायला सुरुवात केली आहे। मैं समझता हूँ 156 स्टेट थे हमारे तकरीबन, जिसको छोटे छोटे रजवाड़े कहेंगे, उसमें से बहुत ज़्यादातर 2 या 3 रजवाड़े अगर हम छोड़ दें, जैसे कि पटियाला छोड़ दें, राजस्थान का एक छोड़ दें, तो तकरीबन
तकरीबन बाकी के बचे हुए पूरे राज्य मुस्लिम के थे। मतलब के वो पूरे जितने पूरे जैसे कि 800 साल का इन्होंने जिक्र किया, पूरे राज्य मुस्लिम के थे। लेकिन आज बदकिस्मती से मैं ये सवाल आपके बीच छोड़ जा रहा हूं कि बदकिस्मती से जिन कम्युनिटी के 150 राज्य थे, वो कम्युनिटी आज करीब करीब कुछ लोग छोड़ दिए। जैसे कि सच्चर ने भी कहा, सच्चर ने तो अनुसूचित जमाती कहा, लेकिन मैं कहूँगा कि वो बहुत बुरे तबके पे यानी भीख के मामले में आ गई है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये हम अपने गिरेबान में जाके और हम कुछ सोचे। वक्फ बोर्ड के सदस्य के हैसियत से मैं यही वादा करूँगा कि जो तकरीर में अपनी हमारी बहन ने कहा कि गवर्नमेंट ने जो महिला के लिए जो प्रावधान रखा है उसमें जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलता नहीं है, तो मैं यहाँ आकर ये कहता हूँ कि वो हिस्सा दिलाने में इंशाल्लाह मैं ज़रूर मदद करूँगा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के सदस्य के हैसियत से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड बोले तो सिर्फ अपने सामने आती है ज़मीन, दरगाह, मस्जिद, लेकिन नहीं, ये हमारे जानकारी में बहुत कम लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में हमारे संविधान में हमें एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसको हमने आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। वक्फ बोर्ड के अंदर एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हमारे फैमिली इश्यूज़ के लिए ये एजुकेशन वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर जो है प्रोविज़न है, लेकिन आज तक हमने इसका फ़ायदा उठाया नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड और हरियाणा वक्फ बोर्ड, इनके बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े स्कूल्स है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, और हम महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड जो है 1/6 हिस्सा ज़मीन का हमारे पास है ऑल इंडिया का, कि जो 6 लाख एकड़ ज़मीन का मालिक है पूरे इंडिया में, उसमें से 1 लाख सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये सारी चीज़ें रहने के बावजूद भी आज महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के पास एक भी स्कूल नहीं है खुद का अपना, जबकि एक्ट में प्रोविज़न रखा गया है। तो हम आप सब लोगों से जो मंच पे बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं, मैं सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हमने इस ताल्लुक़ से जो है हमें बताइए कि हमें एजुकेशन में क्या काम करना है, क्योंकि हर शख्स कोई हर फन का मालिक नहीं होता है, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है। जिस भी ताल्लुक़ से हमें इस अल्पसंख्यक दिवस के मौके पे माइनॉरिटीज़ के लिए हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अभी परसों ही हमने माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ पूरे वक्फ बोर्ड के मेंबर ने मीटिंग की हमारे अल्पसंख्यक मंत्री के साथ, तो उसमें हमने काफ़ी मांगे रखी, जिसमें से अहम मांग थी कि हमने वक्फ एक्ट में कुछ अमेंडमेंट मांगी है जो एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड है, जो हमारे स्कूलों से रिलेटेड है। वो एक्ट के अंदर जो है हमारे पास इस काम के लिए आपके औरंगाबाद शहर के जो बड़ा ही माइनॉरिटी के लिए जज्बा रखते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब भी मेरे साथ में थे। हम सब ने हमारी मांग को रखा और जल्दी उसके अंदर अमेंडमेंट करने का हमारे मिनिस्टर ने वादा किया है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक्ट नहीं है, सेंट्रल एक्ट है, तो यहाँ से प्रोसीजर फॉलो होगा, लेकिन सेंट्रल में ही ये एक्ट हमारा अमेंड जो मांग रहे हैं वो पूरा होगा। तो हम इसके साथ और एक चीज़ हमारे जो पुलिस भाई ने हमको बता के गए कि हमको खुद को ही सक्षम बनाकर हमें हमारा बचाव करना है। तो इसके लिए सबसे वेल जो सलाह दी है कि हम हमारे फैमिली के हर मेंबर को एजुकेटेड नहीं वेल एजुकेटेड बनाएंगे। ये नियत आज हम यहाँ से इस हॉल से लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह सब हम ये एजुकेशन के लिए कोशिश करेंगे। और मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा इस्तकबाल किया MRT कृति समिति का, और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अल्पसंख्यक हक दिवस के मौके पर यहाँ पर एक आवाज़ के ऊपर जो सभी मेहमान आए उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और सदर के जानिब से ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ ऐसा मैं ऐलान करता हूँ।